चैप्टर के अंतर्गत आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस होती क्या हैं, साथ साथ देखेंगे कि वान हाफ फैक्टर क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन और वान हाफ फैक्टर के बीच रिलेशन क्या होता है, और वान हाफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के जो डिफरेंट इक्वेशंस हैं उनमें क्या मॉडिफिकेशन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ सॉल्यूट्स, और सबसे पहले देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, इट इज फाउंड दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, that is molecular mass is proportional to 1 upon colligative properties। तो आपने देखा कि किसी सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी अणु संख्य गुण के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? आपने ये देखा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट यानी अवाष्पशील विलेय का मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन करते थे, अणुभार निर्धारित करते थे। तो आपने देखा कि जो मॉलिक्यूलर मास है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, यानी अणु संख्य गुण के व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखिए कि अगर कोई सॉल्यूट अपने सॉल्यूशन में डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं हो रहा है, जैसे सपोज हम ग्लूकोज लें, सुक्रोज लें, फ्रक्टोज, यूरिया, इनको हम वाटर में डिसॉल्व करें, तो आप देखेंगे कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉल्यूशन में न तो डिसोसिएट होते हैं न ही एसोसिएट होते हैं। तो ऐसे केस में सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अनचेंज्ड रहेगा, और सॉल्यूशन में अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अनचेंज्ड है, परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यानी अणु संख्य गुणों का हमको नॉर्मल वैल्यू मिलेगा, सामान्य मान प्राप्त होगा। और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू नॉर्मल है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेसिस पर जो हम सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन करेंगे उसका हमें नॉर्मल वैल्यू मिलेगा। क्लियर है? तो आपने क्या देखा, अगर कोई सॉल्यूट अपने सॉल्यूशन में एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं हो रहा है यानी संगुणित या वियोजित नहीं हो रहा है, कौन से हैं इसके एग्जाम्पल, तो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, यूरिया है, ये सब एग्जाम्पल है जो सॉल्यूशन में ये एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं होते। अब ऐसे केस में आप देखेंगे कि सॉल्यूशन का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा उसका एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू मिलेगा वह नॉर्मल वैल्यू मिलेगा, और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू नॉर्मल मिल रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेसिस पर जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हमें प्राप्त होगा, अणुभार जो हमें प्राप्त होगा वो नॉर्मल होगा। क्लियर है? लेकिन बहुत सारे ऐसे सॉल्यूट हैं जो सॉल्यूशन में डिसोसिएट और एसोसिएट हो जाते हैं, विलयन में वियोजित या संगुणित हो जाते हैं। जैसे आपने NaCl लिया, NaCl को जैसे ही वाटर में डिसॉल्व किया इट विल गेट आयोनाइज्ड, Na+ और Cl- आयंस में टूट जाएगा। और K2SO4 लिया, आपने उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, व्हाट विल हैपन, यह K+ और SO4 आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहां सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, चेंज्ड हो गए। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन में चेंज हो जा रहे हैं, बढ़ या घट जा रहे हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो वैल्यू मिलेगा वह बदल जाएगा, नॉर्मल वैल्यू नहीं मिलेगा। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेसिस पर जो हम मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन करेंगे उसका भी हमें नॉर्मल वैल्यू नहीं मिलेगा। क्लियर है? इसी को हम क्या नाम देते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट्स यानी विलेयों का असामान्य अणुभार। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में, इफ ए सॉल्यूट एसोसिएट और डिसोसिएट इन सॉल्यूशन then the number of particles in solution get changed and therefore colligative properties get changed.
Due to change in colligative properties, the molecular mass of solute determined on the basis of colligative properties is different from their actual molecular mass and it is called abnormal molecular mass of the solute। तो आपने देखा कि अगर कोई solute, अगर कोई विलेय सॉल्यूशन में वियोजित या संगुणित हो रहा है, डिसोसिएट और एसोसिएट हो रहा है, तो ऐसे केस में सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज्ड हो जाएंगे, जिसके कारण कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नॉर्मल वैल्यू हमें नहीं मिलेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज्ड हो जाएंगे। और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू एबनॉर्मल मिल रहा है तो उसके बेसिस पर जो हम सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास यानी अणुभार डिटरमिन करेंगे, निर्धारित करेंगे, उसका भी नॉर्मल वैल्यू नहीं मिलेगा, उसका भी क्या मिलेगा, अपने को एबनॉर्मल वैल्यू मिलेगा और इसी को हम नाम देते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट्स यानी विलेयों का असामान्य अणुभार। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। अब हम पहला केस ले रहे हैं, अगर कोई सॉल्यूट, कोई आयनिक सॉल्यूट है लाइक NaCl, KCl, K2SO4, ये जो आयनिक सॉल्यूट्स हैं जब इनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सपोज सॉल्वेंट इज वाटर, व्हाट विल हैपन, दे विल गेट आयोनाइज्ड इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में वो क्या हो जाएंगे, आयोनाइज्ड हो जाएंगे, आयनित हो जाएंगे। सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज्ड हो गए। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए सॉल्यूशन में, नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो गए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू बढ़ जाएगा और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू अगर बढ़ गया तो इसके बेसिस पर जो मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन करेंगे सॉल्यूट का, उसका वैल्यू कम मिलेगा हमको, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के। तो आपने देखा कि अगर कोई सॉल्यूट सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो रहा है, वियोजित हो रहा है, उस केस में सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, जिसके कारण सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ जाते हैं और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेसिस पर इन सॉल्यूट का जब हम मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन करते हैं तो उसका वैल्यू एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास से, सॉल्यूट के एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास से कम मिलता है। इसी को हम क्या नाम देंगे, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए क्या लिखा है, पहला केस ले रहे हैं, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। इफ ए सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन, then the number of particles in solution get increased and therefore colligative properties get increased. Hence, the molecular mass of solute determined on the basis of colligative properties is lesser than their real molecular mass. For example, KCl undergoes dissociation in solution as under। क्या देता है KCl? KCl साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी डिसोसिएट होता है, इट बनाता है K प्लस प्लस Cl माइनस, दैट इज KCl gives K प्लस प्लस Cl माइनस। Here number of particles in solution becomes twice। यहाँ पर solution में number of particles twice हो गए। जितने आपने KCl के स्पीसीज आपने मिलाए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके ट्वाइस हो गए। हर KCl स्पीसीज एक K प्लस और एक Cl माइनस आयन दे रहा है इन सोल्यूशन, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सोल्यूशन क्या हो गया, ट्वाइस्ड हो गया। नेचुरली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के वैल्यू, सोल्यूशन का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसका वैल्यू ट्वाइस्ड हो जाएगा। और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ट्वाइस्ड हो गया, दुगना हो गया, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेसिस पर सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूलर मास मिलेगा वह आधा मिलेगा, सॉल्यूट के एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास का 1/2 मिलेगा, आधा मिलेगा। देखिए क्या लिखा है, हियर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन बिकम्स ट्वाइस and therefore colligative properties gets twice. Hence the molecular mass of KCl determined on the basis of colligative properties is half of its real molecular mass, that is 39 plus 35.5। ध्यान दीजिए KCl का एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, एक्चुअल में मॉलिक्यूलर मास की जगह हमें वर्ड यूज करना चाहिए फार्मूला मास, बट फ्रिक्वेंटली मॉलिक्यूलर मास यूज होता है तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअल वर्ड शुड बी फार्मूला मास, क्योंकि KCl इज आयनिक कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूल नहीं होता, इसलिए उसका कोई मॉलिक्यूलर मास नहीं होता। इसके लिए मॉलिक्यूलर मास का सही वर्डिंग है फार्मूला मास।
ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास भी परसिस्ट होता है, इन प्रैक्टिस यूज करते हैं। यहाँ टेक्निकली गलत है। क्या देखा आपने, KCl का मॉलिक्यूलर मास, जिसको सिंपली फार्मूला मास बोल सकते हो, कितना होगा? K का एटॉमिक मास दैट इज 39 प्लस Cl का एटॉमिक मास दैट इज 35.5, तो ये होगा 39 प्लस 35.5। दिस इज एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास और एक्चुअल फार्मूला मास ऑफ KCl। बट जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेसिस पर KCl का मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन करते हैं तो वह 39 प्लस 35.5 इतना नहीं मिलता, बल्कि इसका हाफ हो जाता है। कितना हो जाता है? 39 प्लस 35.5 होल डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 37.25 मिलता है। ऑलमोस्ट कितना मिलता है? 37.25 मिलता है। तो आपने क्या देखा, जब कोई सॉल्यूट सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता है, वियोजित होता है, तो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, जिसके कारण कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के वैल्यूज बढ़ जाते हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के वैल्यू के बेसिस पर जब हम सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन करते हैं तो वह मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट के एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास से कम प्राप्त होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड केस ले रहे हैं, बी एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन सोल्यूशन। जस्ट उल्टा, सपोज कोई सॉल्यूट सोल्यूशन में एसोसिएट हो रहा है, जैसे एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड को आप बेंजीन में डिसॉल्व कर देते हैं। व्हाट विल हैपन? दे अंडरगो डाइमेराइजेशन इन बेंजीन ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंधन के कारण इन मॉलिक्यूल्स का डाइमेराइजेशन हो जाता है। यहां दो दो मॉलिक्यूल जुड़ करके सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन? आप देखेंगे कि सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो घट जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। सपोज आपने 100 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का डिसॉल्व किया बेंजीन में, तो आप देखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स 100 मॉलिक्यूल्स 50 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि दो दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जुड़कर एक हो जाएंगे। इसी को आप डाइमेराइजेशन बोलते हो, द्वितीयीकरण बोलते हो। किसका? मॉलिक्यूल का। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में घट गए तो नेचुरली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू घट जाएगा, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू घट गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेसिस पर जो आप सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन करेंगे वह सॉल्यूट के एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास से हमको ज्यादा मिलेगा। क्लियर है? देखिए क्या लिखा है यहां पर, इफ ए सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन इन सॉल्यूशन then the number of particles in solution gets increased and therefore colligative properties get increased. Hence the molecular mass of solute determined on the basis of colligative properties is more than their real molecular mass. For example, CH3COOH that is acetic acid undergoes dimerization in benzene as under। देखिए एसिटिक एसिड का बेंजीन में डाइमेराइजेशन हो जाता है, द्वितीयीकरण हो जाता है। याद रहे, नॉट इन वाटर। वाटर में अगर आप एसिटिक एसिड डिसॉल्व करते हो देन इट विल आयोनाइज, वहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर मास जो मिलेगा वह एसिटिक एसिड के रियल मॉलिक्यूलर मास से कम मिलेगा। लेकिन अगर आप एसिटिक एसिड को डिसॉल्व कर देते हैं बेंजीन में, देन देयर आकर्स डाइमेराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल जुड़ करके सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए क्या हुआ यहां, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COOH gives CH3COOH ट्वाइस। क्लियर है? तो यहां बेंजीन में जब आपने एसिटिक एसिड को डिसॉल्व किया उसका क्या हो गया? डाइमेराइजेशन हो गया, एक डाइमर बन गया एसिटिक एसिड का। हियर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन बिकम्स हाफ एंड देयरफॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज गेट्स हाफ्ड। हेंस द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3COOH determined on the basis of colligative properties is twice of its actual molecular mass, that is 2 into 60, that's equals to 120। तो आपने क्या देखा कि एसिटिक एसिड को अगर बेंजीन में डिसॉल्व किया जाए तो एसिटिक एसिड का डाइमेराइजेशन हो जाता है, इसके दो मॉलिक्यूल जुड़ करके एक सिंगल मॉलिक्यूल बना देते हैं।
जिसके कारण सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाफ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। और सॉल्यूशन में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आधे हो गए तो नेचुरली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू आधा हो जाएगा। और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 1/2 हो गया तो मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेसिस पर जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास आप निर्धारित कर रहे हैं उसका वैल्यू मॉलिक्यूल के एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास का ट्वाइस मिलेगा। क्लियर है? जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास है 60, बट अगर एसिटिक एसिड को हम बेंजीन में डिसॉल्व करें, सॉल्वेंट क्या लिया हमने? बेंजीन, और उसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन करें तो उसका वैल्यू ऑलमोस्ट ट्वाइस यानी 120 के आसपास, 60 का ट्वाइस कितना मिलेगा? 120 AMU एटॉमिक मास यूनिट मिलेगा। क्लियर है? तो यह क्या हुआ? दैट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। याद रहे, यहां एक रीजनिंग क्वेश्चन कई बार आपसे पूछता है कि एसिटिक एसिड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें और उसका मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन करें ऑन द बेसिस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और उसी एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करें और देन मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन करें ऑन द बेसिस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो डिफरेंसेस क्या होंगे? तो याद रहे, जब आप एसिटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करोगे इट विल आयोनाइज इन वाटर, वाटर में इसका आयनन होगा या आयोनाइज होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सोल्यूशन बढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू बढ़ेगा, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर मास जो मिलेगा वह एसिटिक एसिड के एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास यानी 60 से कम मिलेगा। लेकिन अगर एसिटिक एसिड को हम बेंजीन में डिसॉल्व कर दें then what will happen? There will occur dimerization of acetic acid. Number of particles in solution almost half हो जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हाफ हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू लगभग आधा हो जाएगा, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू अगर हाफ मिल रहा है तो मॉलिक्यूलर मास जो मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एसिटिक एसिड का, उसके एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास का लगभग ट्वाइस मिलेगा, यानी कितना मिलेगा? अबाउट 120 AMU। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ 1/2 फैक्टर I। अब आपने देखा कि बहुत सारे सॉल्यूट हैं जो सॉल्यूशन में डिसोसिएट और एसोसिएट हो रहे हैं, तो यहां पर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन यानी वियोजन की मात्रा या संगुणन की मात्रा कितनी है, इसको बताने के लिए 1/2 ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसको हम 1/2 फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो याद रहे, व्हाट इज 1/2 फैक्टर? दैट इज फैक्टर विच गिव्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। क्लियर? देखिए स्लाइड में क्या लिखा है। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, 1/2 has introduced a factor called 1/2 factor I. By definition, the ratio of the number of particles after dissociation or association of a solute in solution to the number of particles before dissociation or association is called 1/2 factor of the solute in solution. तो आपने क्या देखा? किसी सॉल्यूट का सॉल्यूशन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी वियोजन की मात्रा अथवा डिग्री ऑफ एसोसिएशन यानी संगुणन की मात्रा को एक्सप्रेस करने के लिए 1/2 ने एक फैक्टर दिया है जिसको हम क्या नाम देते हैं? 1/2 फैक्टर बोलते हैं, 1/2 घटक बोलते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं? बाय डेफिनेशन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन after dissociation or association to the number of particles of solute before dissociation or association is called 1/2 factor I of this solute in solution. क्या बताया गया? विलयन में विलेय के वियोजन अथवा संगुणन के पश्चात कणों की संख्या तथा वियोजन अथवा संगुणन के पूर्व कणों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? 1/2 फैक्टर I कहलाता है, 1/2 घटक कहलाता है। किसका? विलेय का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
मैथमेटिकली वन हाफ फैक्टर, गणितीय रूप में देखिए वन हाफ फैक्टर क्या होता है, आपको बताया गया ये एक रेशियो है किसका, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इफ देयर इज नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। पार्टिकल के एसोसिएट या डिसोसिएट होने के बाद, सॉल्यूट के एसोसिएट और डिसोसिएट होने के बाद कितने पार्टिकल हैं, डिवाइडेड बाय अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन ना हो तब कितने पार्टिकल होते, इसी का रेशियो क्या कहलाता है, वन हाफ फैक्टर आई कहलाता है। देखिए क्या लिखा है, आई इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यानी वियोजन अथवा संगुणन के पश्चात कणों की संख्या अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यानी वियोजन अथवा संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। नाउ सिंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, चूंकि अणुसंख्य गुण समानुपाती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन के विलयन में कणों की संख्या के, क्या बताया गया, चूंकि अणुसंख्य गुण समानुपाती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, विलयन में कणों की संख्या के समानुपाती होता है कौन, अणुसंख्य गुण। Therefore वन हाफ फैक्टर क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, प्रेक्षित अणुसंख्य गुण अपान कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी परिकलित अणुसंख्य गुण। एक नया फार्मूला मिल गया हमको वन हाफ फैक्टर आई का। सिंपलेस्ट फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अब आपको मालूम है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन के। तो उस बेसिस पर हम क्या लिख सकते हैं, वन हाफ फैक्टर आई इक्वल हो जाएगा, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, डिसोसिएशन और एसोसिएशन के पश्चात जो कण हुए, जो कण सॉल्यूशन में हैं, उनके बेसिस पर हमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू मिलेगा किसका, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। तो ऊपर में हमने क्या लिया, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी प्रेक्षित अणुसंख्य गुण डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यानी संगुणन अथवा वियोजन के पूर्व कणों की संख्या, उसके बेसिस पर हमको कैलकुलेटेड वैल्यू मिलेगा किसका, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। क्लियर है, तो यहां क्या मिला, डिवाइडेड बाय क्या ले लिया हमने, आई इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी प्रेक्षित अणुसंख्य गुण अपॉन परिकलित अणुसंख्य गुण। अब इसके बेसिस पर हमको जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उन सब के टर्म में आई का फार्मूला मिल गया। देयरफॉर आई इक्वल्स टू, और आई इक्वल्स टू डेल्टा पी ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा पी कैलकुलेटेड, यानी डेल्टा पी क्या है, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का ऑब्जर्व्ड वैल्यू, प्रेक्षित मान, डिवाइडेड बाय डेल्टा पी कैलकुलेटेड, यानी वाष्प दाब में अवनमन का कैलकुलेटेड वैल्यू। क्लियर है, तो क्या मिला, आई इक्वल्स टू डेल्टा बी पी ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा पी कैलकुलेटेड, दैट्स इक्वल्स टू डेल्टा टी बी ऑब्जर्व्ड, डेल्टा टी बी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन, उसका ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड से मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, एक्सपेरिमेंटली जो मिल रहा है, तो डेल्टा टी बी ऑब्जर्व्ड और डेल्टा टी बी एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हो, डेल्टा टी बी कैलकुलेटेड। क्लियर है, डेल्टा टी बी क्या है यहां पर, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन का परिकलित वैल्यू से डिवाइड कर देना है किसको, डेल्टा टी बी ऑब्जर्व्ड को, दैट्स इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड। व्हाट इज डेल्टा टी एफ, दैट इज हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या मिला, डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड, डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड यानी हिमांक में अवनमन का प्रेक्षित मान, प्रायोगिक मान, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड यानी हिमांक में अवनमन का परिकलित मान। क्लियर है, थ्योरेटिकल वैल्यू कह सकते हैं इसको, दैट्स इक्वल्स टू पाई ऑब्जर्व्ड, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई ऑब्जर्व्ड अपॉन पाई कैलकुलेटेड। तो ये ढेर सारे फार्मूले मिल गए वन हाफ फैक्टर आई के अलग अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टर्म्स में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Since molecular mass
इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ऑलरेडी बता चुके हैं कि विलेय का अणुभार विलयन के अणुसंख्य गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या देखा आपने? मॉलिक्यूलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, देयरफॉर वन हाफ फैक्टर। ध्यान दीजिए, अभी तक जब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के टर्म में देखते थे तो वन हाफ फैक्टर आई जो होता था कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का ऑब्जर्व्ड वैल्यू यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपन रेस्पेक्टिव कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का परिकलित वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू या थ्योरेटिकल वैल्यू ये लेते थे। अब जब हम मोलर मास के टर्म में बोलेंगे तो मोलर मास के टर्म में क्या होगा? उस केस में ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगा और कैलकुलेटेड वैल्यू कहां आ जाएगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के। तो यहां एक और फार्मूला मिल गया, देयरफॉर वन हाफ फैक्टर आई इक्वल्स टू एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास। एक्चुअल यानी जो थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास है, जितना होना चाहिए, जो रियल मॉलिक्यूलर मास है। तो आई का वैल्यू हुआ एक्चुअल मोलर मास या एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ऑब्जर्व्ड से मतलब एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटली जो हमको मिला, जो हमको ऑब्जर्व हुआ, क्लियर हुआ, प्रेक्षित जो है। तो आई इक्वल्स टू क्या मिल गया? एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो ये डिफरेंट फार्मूले मिले आपको किसके? वन हाफ फैक्टर आई के। अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वन हाफ फैक्टर आई के एप्लीकेशन से क्वेश्चन उठाता है। जनरली आपको कोई एक सॉल्यूट दे देगा, बोलेगा ये सोल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा है या ये सोल्यूशन में डाईमेराइज हो रहा है और ट्राईमेराइज हो रहा है, इसका वन हाफ फैक्टर क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशंस वन हाफ फैक्टर के। एप्लीकेशन में पहला केस, फॉर दिस सॉल्यूट डू नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट इन सोल्यूशन। एग्जाम्पल इसके कौन कौन है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यूरिया एटसेट्रा। The number of particles after dissociation or association is equal to the number of particles before dissociation or association. Hence one half factor I will be equals to 1. तो आपने देखा कि ऐसे सॉल्यूट, ऐसे विलेय जो सोल्यूशन में डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं होते, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, यूरिया, किसके एग्जाम्पल हैं? ऐसे सॉल्यूट के जो सोल्यूशन में डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं होते। याद रहे, इनके मॉलिक्यूल डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं होते। ऐसे केस में क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सोल्यूशन अनचेंज रहेगा। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन इक्वल होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। और ऐसे केस में वन हाफ फैक्टर आई का वैल्यू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो आपसे पूछा जाता है कि किस सॉल्यूट के लिए वन हाफ फैक्टर आई का वैल्यू 1 होगा? तो सॉल्यूट के एग्जांपल कौन कौन है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, यूरिया, ये सारे एग्जांपल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड केस, फॉर द सॉल्यूट्स व्हिच डिसोसिएट इन सॉल्यूशन, एग्जांपल NaCl, KCl, Na2SO4, etc. The number of particles after dissociation is greater than the number of particles before dissociation. Hence, one half factor I will be greater than 1. तो आपने देखा कि जो आयनिक सॉल्यूट्स हैं, ऐसे सॉल्यूट जो सोल्यूशन में डिसोसिएट होते हैं, वहां पर सोल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन बढ़ जा रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इफ देयर इज नो डिसोसिएशन, यही रेशियो क्या कहलाता है? वन हाफ फैक्टर आई कहलाता है। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, न्यूमरेटर का वैल्यू बढ़ रहा है, तो नेचुरली आई का वैल्यू मोर देन 1 मिलेगा। एक एग्जांपल यहां शो किया गया है, ये देखिए। फॉर एग्जांपल फॉर NaCl आयोनाइज होकर Na++Cl- दे रहा है। अगर NaCl को एक स्पीसीज माने तो सिंगल स्पीसीज NaCl का टूट करके 2 स्पीसीज Na+ और Cl- आयन दे रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ट्वाइस्ड हो जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर ट्वाइस्ड हो गए तो वन हाफ फैक्टर का वैल्यू क्या मिलेगा? 2/1। 1 पार्टिकल 2 पार्टिकल में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये देखिए, कंसीडरिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, अगर हम मान लें कि जो NaCl है वह सोल्यूशन में पूरी तरह डिसोसिएट हो जा रहा है, जितने स्पीसीज NaCl के मिलाए गए सब के सब Na+ और Cl- आयन में टूट गए, उस केस में क्या होगा? वन हाफ फैक्टर आई इक्वल होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन दैट इज 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन दैट इज 1।
तो 1/2 फैक्टर का वैल्यू क्या आ गया यहां पर 2 आ गया। ऐसे ही अगर Na2SO4 की बात करें, जितने स्पीसीज मिलाएंगे सब के सब 3 पार्टिकल्स में कन्वर्ट होंगे, 2 Na+ और 1 SO4 डबल माइनस आयन देंगे। तो उस केस में 1/2 फैक्टर इफ सॉल्यूट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, अगर सॉल्यूट पूरी तरह डिसोसिएट हो रहा है तो 1/2 फैक्टर का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/1, दैट इज 3। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा केस लेते हैं। थर्ड केस, फॉर द सॉल्यूट विच एसोसिएट इन सॉल्यूशन, the number of particles after association is lesser than the number of particles before association. Hence 1/2 factor I is lesser than 1। बड़ा ही खास बात, अगर कोई सॉल्यूट सॉल्यूशन में एसोसिएट हो रहा है, संगुणित हो रहा है, तो संगुणन के पश्चात कणों की संख्या क्या हो गई, घट गई। तो न्यूमरेटर का वैल्यू घट गया, डिनोमिनेटर तो सेम बना हुआ है। ऐसे केस में 1/2 फैक्टर I का वैल्यू 1 से कम मिलेगा, लेसर देन 1 मिलेगा। एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल CH3COOH एसिटिक एसिड अंडरगोज डाइमेराइजेशन इन बेंजीन एज अंडर। एसिटिक एसिड का बेंजीन में डाइमेराइजेशन हो जाता है, द्वितीयकरण हो जाता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या होता है यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड 2 CH3COOH गिव्स CH3COOH ट्वाइस। 2 मॉलिक्यूल जुड़ करके सिंगल मॉलिक्यूल बनाती है। इस केस में 1/2 फैक्टर क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर है? कंसीडरिंग कंप्लीट डाइमेराइजेशन, अगर पूरी तरह डाइमेराइजेशन हो रहा है देन 1/2 फैक्टर क्या मिलेगा, सिंस 1/2 फैक्टर I इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। तो यहां आफ्टर एसोसिएशन 1, बिफोर एसोसिएशन 2, तो 1/2 फैक्टर का वैल्यू क्या मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा। नाउ अब हम लेने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन 1/2 फैक्टर I एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। बहुत ही खास रिलेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, साथ साथ एकेडमिक एग्जाम में ये डेरिवेशन भी पूछा जाता है और इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो हम रिलेशन लेने जा रहे हैं किसके बीच, रिलेशन बिटवीन 1/2 फैक्टर I एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। 1/2 फैक्टर I और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के बीच क्या रिलेशन है, देखिए कैसे डेरिवेट करेंगे। लेट ए सॉल्यूट XN अंडरगो डिसोसिएशन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन एज अंडर। कोई सॉल्यूट है XN, अपने एक्वस सॉल्यूशन में सपोज डिसोसिएट हो रहा है। कैसे डिसोसिएट हो रहा है, XN गिव्स NX। XN का सिंगल मोल टूट करके X के N मोल्स दे रहा है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स N टाइम्स बढ़ रहे हैं। क्लियर है? इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इज अल्फा, अगर सॉल्यूट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी वियोजन की मात्रा अल्फा हो तब क्या होगा, ये देखिए XN गिव्स NX। ये सेम इक्वेशन हमने फिर से लिया है। सपोज इनिशियली आपने XN का 1 मोल लिया, कितना मोल 1 मोल, तो X के कितने मोल्स होंगे 0 मोल, क्योंकि अभी डिसोसिएशन नहीं हुआ है। सपोज एट इक्विलिब्रियम अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, यानी 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए, तो बचेगा कितना XN का 1 माइनस अल्फा। अब प्रश्न खड़ा हुआ X का बनेगा कितना, तो X का कितना बनेगा, एक पार्टिकल अगर टूटता है तो N पार्टिकल बनाता है। रिलेशन क्या है 1:N, 1 मोल गिव्स N मोल्स। तो अगर अल्फा मोल टूटे तो कितने बनाएंगे X के, दैट इज N अल्फा। कितने बनाएंगे N अल्फा, ये देखिए N अल्फा बन गया। इसका बचा कितना 1 माइनस अल्फा, बना कितना N अल्फा। कब का कंडीशन है, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो आपने देखा नंबर ऑफ मोल्स एट इनिशियल, दैट इज इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स क्या था, इसका 1 इसका 0, और नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या मिला अपने को 1 माइनस अल्फा, क्योंकि 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए, तो बचा कितना XN का 1 माइनस अल्फा, और X का बना कितना N अल्फा। नाउ अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम क्या होंगे, देखिए देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, XN के बचे हुए मोल्स यानी 1 माइनस अल्फा प्लस X के बने हुए मोल्स यानी N अल्फा, इनको हम ऐड कर देंगे।
तो क्या मिला अपने को, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एट इक्विलिब्रियम क्या मिलेगा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, दैट्स इक्वल आ जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। क्या आ जाएगा, 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। ये मिल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन कितना था, 1। तो 1/2 फैक्टर क्या हो जाएगा, दिस अपॉन 1, यानी I इक्वल हो जाएगा दिस वैल्यू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा डिवाइडेड बाय 1। देखिए आगे क्या लिखा है, सिंस 1/2 फैक्टर I इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। हम डिसोसिएशन का केस लिए हैं तो क्या मिलेगा, I का वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। और I इक्वल्स टू आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल मिले थे, 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, और बिफोर डिसोसिएशन हमने लिया कितने मोल्स थे, तो 1 मोल लिया था, 1 से आपने डिवाइड कर दिया। क्लियर है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। एक बड़ा ही स्पेसिफिक रिलेशन मिल गया, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल है I माइनस 1, I इज 1/2 फैक्टर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1, एन माइनस 1 दैट इज एक मॉलिक्यूल टूटकर यहां एन पार्टिकल दे रहा है। क्लियर है, तो ये रिलेशन मिल गया किसके बीच, क्या लिखा है, दिस एक्सप्रेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन 1/2 फैक्टर I एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट अल्फा। तो ये एक्सप्रेशन 1/2 फैक्टर I और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट अल्फा के बीच, यानी विलय के वियोजन की मात्रा अल्फा के बीच क्या कर रहा है, रिलेशन दे रहा है। अल्फा इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, बहुत ही खास रिलेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ relation between 1/2 factor I and degree of association alpha। इस बार हम 1/2 factor I और degree of association alpha के बीच रिलेशन लेने जा रहे हैं। जो यहाँ पर डेरिवेशन के स्टेप्स होंगे लगभग सेम होंगे। देखिए क्या है यहाँ पर, let a solute X undergoes association in its aqueous solution as under। मान लीजिए कोई सॉल्यूट X अपने एक्वस सॉल्यूशन में या किसी भी सॉल्वेंट के सॉल्यूशन में एसोसिएट हो रहा है। कैसे एसोसिएट हो रहा है, NX गिव्स XN, यानी X के N मॉलिक्यूल्स जुड़ करके XN का सिंगल मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इज अल्फा, यहां पर हमने मान लिया कि संगुणन की मात्रा अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट अल्फा, देन अब देखिए सेम एक्सप्रेशन यहां लिखा है, सेम इक्वेशन यहां लिखा है, NX गिव्स XN। यहां पर हमने 1 मोल लिया X का, शुरू में XN के 0 मोल होंगे क्योंकि अभी एसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ है। कब का कंडीशन है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। सपोज जो आपने 1 मोल लिया था उसमें से अल्फा मोल ने एसोसिएशन कर लिया। क्लियर है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना हमने लिया यहां पर, अल्फा। तो बचा कितना X का, 1 माइनस अल्फा, और XN का बना कितना, ध्यान दीजिए N मॉलिक्यूल्स जब X के एसोसिएट हो रहे हैं तो सिंगल मॉलिक्यूल बना रहे हैं, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स N टाइम्स घट जा रहा है। तो अगर अल्फा मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हुए हैं तो नंबर ऑफ एसोसिएटेड पार्टिकल्स N अल्फा बाई N होगा। क्या होगा, अल्फा बाई N, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स N टाइम्स N गुना कम हो जा रहे हैं। तो क्या हुआ यहां पर, अल्फा बाई N, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो दिस दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X लेफ्ट, बचा हुआ X के बचे हुए मोल्स प्लस XN के बने हुए मोल्स, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एट इक्विलिब्रियम, यानी साम्यावस्था पर विलय के मोलों की कुल संख्या कितनी होगी, दैट्स इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। ये देखिए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, दैट्स इक्वल्स टू आ जाएगा n प्लस 1 माइनस अल्फा, n प्लस 1 माइनस n अल्फा अपॉन n, ये आ गया। अब ये आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, और ये था नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। तो 1/2 फैक्टर I का वैल्यू क्या होगा, दिस अपॉन दिस डिवाइडेड बाय 1। क्लियर है, आगे देखिए,
Since one-half factor I equals to number of particles after association upon number of particles before association, और I equals to n plus 1 minus n alpha upon n, ये number of particles after association थे, whole divided by 1, that is number of particles before association. तो मिला क्या, और अल्फा इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ये रिलेशन मिल गया किसके बीच, अल्फा और I के बीच. क्या मिला, अल्फा इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन 1 बाई n माइनस 1. This expression gives the relation between one-half factor I and degree of association alpha. तो ये जो एक्सप्रेशन है वह one-half factor I और degree of association alpha के बीच संबंध स्थापित करता है. क्या डिफरेंसेस मिले, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और I के बीच रिलेशन क्या था, तो आप देखेंगे कि वहां पर अपने को मिला था अल्फा इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1. क्या मिला था, अल्फा इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 जब डिसोसिएट हो रहा था. जब एसोसिएट हुआ तो अल्फा इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 की जगह 1 बाई n माइनस 1 मिल गया. क्या मिल गया, अल्फा इक्वल्स टू I माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई n माइनस 1. तो ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों रिलेशन में. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ मॉडिफिकेशन इन इक्वेशंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. तो आपने देखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अगर कोई सॉल्यूट सॉल्यूशन में एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं हो रहा है, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, उस केस में आपने देखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नॉर्मल वैल्यू मिलता है. लेकिन अगर कोई सॉल्यूट सॉल्यूशन में एसोसिएट और डिसोसिएट हो रहा है, उस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के वैल्यूज एबनॉर्मल हो जाते हैं, हमको एबनॉर्मल वैल्यू मिलते हैं. तो जरूरी हो गया कि एबनॉर्मल वैल्यू को नॉर्मल कैसे बनाया जाए. इसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया उसमें one-half फैक्टर. जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के डिफरेंट इक्वेशंस थे उनमें one-half फैक्टर I को इंट्रोड्यूस करके उन्हें मॉडिफाई किया गया. किस केस के लिए, अगर सॉल्यूट का सॉल्यूशन में एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है तो उस केस में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नॉर्मल इक्वेशंस जो मिले थे उनको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, बल्कि हमें one-half फैक्टर I को इंट्रोड्यूस करके उन्हें यूज करना पड़ेगा. तो one-half फैक्टर I को अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो डिफरेंट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इक्वेशंस थे उनके क्या फॉर्म मिलते हैं, क्या रूप हो जाते हैं, वो यहां दिखाया गया है. देखिए क्या है, इंट्रोड्यूसिंग one-half फैक्टर I, द इक्वेशंस ऑफ डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैव बीन मॉडिफाइड एज अंडर. तो आपने देखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के डिफरेंट इक्वेशंस को मॉडिफाई किया गया है, किसको इंट्रोड्यूस करके, one-half फैक्टर I को इंट्रोड्यूस करके. चलिए सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. याद होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का हमने फार्मूला डिराइव किया था. क्या आया था, P0A माइनस PA अपॉन P0A. ये पूरा कहलाता था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. P0A क्या है यहां पर, तो सॉल्वेंट A का, शुद्ध सॉल्वेंट A का वाष्प दाब है. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A. व्हाट इज PA, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B. नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B को जब सॉल्वेंट में मिला देते हैं उस समय सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, PA. तो P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A, ये क्या कहलाता था, XB कहलाता था जब हमने नॉर्मल इक्वेशन लिया था. लेकिन जब one-half फैक्टर I को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, P0A माइनस PA अपॉन P0A, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, ये इक्वल हो जाएगा IXB. किसके इक्वल हो जाता है, I इंटू XB. तो याद रहे I से मल्टीप्लाई हो गया. क्लियर है, व्हाट इज XB, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन. विलयन में विलेय का मोलर प्रभास. चलिए सेकेंड केस, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. जनरली क्या लिखते थे, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू KBM. डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, KB क्या था यह, दैट इज मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट था, और M मोलेलिटी था सॉल्यूशन का. तो अब वहां इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू IKBM. जहां डेल्टा टीबी इक्वल्स टू KBM मिलता था वहां क्या मिल गया, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू IKBM.
इन द सेम वे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ एम मिलता था, अब वो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ एम, आई से मल्टीप्लाई हो गया। और चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू सी एस टी डिराइव करते थे, जब वांट हाफ फैक्टर आई इंट्रोड्यूस होगा तो फार्मूला बनेगा पाई इक्वल्स टू आई सी एस टी। क्या मिला, पाई इक्वल्स टू आई सी एस टी। तो ये डिफरेंट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इक्वेशंस थे उनको मॉडिफाई किया गया बाय इंट्रोड्यूसिंग वांट हाफ फैक्टर आई। याद रहे ये इक्वेशंस कब यूज होंगे, जब सॉल्यूट का सॉल्यूशन में एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है। अगर सॉल्यूट सॉल्यूशन में एसोसिएट और डिसोसिएट हो रहा है और आपने नॉर्मल एक्सप्रेशन के बेसिस पर सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। यू हैव टू इंट्रोड्यूस वांट हाफ फैक्टर आई। आपको वांट हाफ फैक्टर आई को इंट्रोड्यूस करके इन एक्सप्रेशंस को यूज करते हुए आपको क्वेश्चन को या न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज का लेक्चर कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आज आपने देखा कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से हमारा क्या मतलब होता है, साथ में आपने देखा कि वांट हाफ फैक्टर आई क्या है, वांट हाफ फैक्टर आई और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन में रिलेशन क्या है, वांट हाफ फैक्टर के बहुत सारे एप्लीकेशंस आपने देखे, अलग अलग सॉल्यूट के लिए वांट हाफ फैक्टर का क्या वैल्यू आता है। ये टॉपिक जो है स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कोई सॉल्यूट दे देगा, बोलेगा वह कम्प्लीटली डिसोसिएट और एसोसिएट हो रहा है, तो वांट हाफ फैक्टर का वैल्यू क्या मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किसके लिए वांट हाफ फैक्टर ज़्यादा होगा, किसके लिए कम होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। साथ में आपने ये देखा कि अगर वांट हाफ फैक्टर आई को इंट्रोड्यूस किया जाए तो डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के जो एक्सप्रेशंस हैं उनके कौन कौन से फॉर्म, यानी उनमें मॉडिफाइड फॉर्म उनका क्या मिलता है। तो आज बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।